हेलो। इस वीडियो में हम 6 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एडिटोरियल है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि हम इंडिया एंड चाइना मिलके कैसे क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि आरबीआई सेट टू लॉन्च प्लास्टिक नोट्स एट स्टार्ट ऑफ 2027-28, कि 2027-28 से नए प्लास्टिक नोट्स आरबीआई लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल सिल्ट इन रिवर टू अर्बनाइजेशन, ये कैसे प्रॉब्लम बने हुए हैं और जो केरला फ्लड्स हैं उसका इम्पोर्टेंट रीजन बन के सामने आए। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे कि जो कट कॉपी पेस्ट है उसकी वजह से बुक्स डिस्ट्रॉय की जा रही हैं और एआई को फीड की जा रही हैं, तो वो एक तरीके से कॉपीराइट इशूज जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम जो इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स है वो क्या एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या सही में कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग एनालिसिस उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो, अल नीनो आया था और अल नीनो की वजह से इंडिया में मॉनसून डिले हुआ, लेकिन उसके बाद इंटेंस रेन देखने को मिली और जो स्टेट्स हैं जैसे असम और उड़ीसा वहाँ पर फ्लड्स देखने को मिली। साथ ही जो सिमिलर एक्सट्रीम वेदर हैं वो चाइना के गुनजेंगजी, सांगजी, गांसू प्रोविंस यहाँ भी देखने को मिला। तो वो दिखा रहा है कि दो वर्ल्ड की दो मोस्ट पॉपुलस नेशन है वो कैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फेस कर रहे हैं और दोनों में सिमिलर चैलेंजेस देखने को सामने आ रहे हैं। अब दोनों में जो सिमिलर चीज़ें इसको डिराइव कर रही हैं, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, वो वेटलैंड और फॉरेस्ट था उसको कंक्रीट से रिप्लेस कर दे रहा है, ऐसे आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, श्रिंकिंग ग्रीन स्पेस है ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग है उसको बढ़ा रहा है। अगर हम कोस्टल मेगा सिटीज़ की बात करें तो वहाँ भी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन हो गया, स्टॉर्म सर्जेज हो गए, सी लेवल राइज है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वहीं इनलैंड सिटीज़ की बात करें तो ये हीट वेव्स, ड्रोट, फ्लैश फ्लड इनके साथ बैटल कर रही हैं। मतलब ये प्रॉब्लम्स इनलैंड सिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब देखो, दोनों कंट्रीज में अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो अप्रैल 2026 में चाइना के स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज है ये दिल्ली आए थे और उन्होंने ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन के रिगार्डिंग इंटेंट दिखा रहे हैं। साथ ही जैसे ग्लोबल टेक और क्रिटिकल मिनरल जो के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज है वो इसको कंस्ट्रेंड करती हैं, क्योंकि दोनों में इकोनॉमिक कंपटीशन दिख रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं। अब अगर हम अर्लियर कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज वाटर रिसोर्स के रिगार्डिंग शेयर कर रही थी, लेकिन 2026 में ये जो शेयरिंग है वो फंक्शन करना बंद कर दिए। लेकिन इसके अलावा जो मेल्टिंग ग्लेशियल सिस्टम है ऑफ हिमालय उसके रिगार्डिंग अभी भी दोनों कंट्री शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है और दोनों कोऑपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 1990 से 2010 के बीच में तो बहुत सारे समिट लेवल जॉइंट स्टेटमेंट देखे गए, एमओयू देखे गए ऑन क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। साथ ही जो सिस्मिक डेटा शेयरिंग है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग है इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा जो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट था जिसमें दिल्ली और बीजिंग, मुंबई और संघाई, चेन्नई और चोंगकिंग, तो ये सिस्टर सिटीज़ के लिए भी दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करती आई हैं, जिसमें मोस्टली अर्बन प्लानिंग और सीवेज वाटर मैनेजमेंट ये देखा गया। लेकिन ओवर द ईयर जो डिप्लोमेटिक डिसरप्शंस हैं उसकी वजह से भी बहुत कुछ गेन नहीं किया जा सका। अगर हम ओवरऑल देखें कि जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो इस बात में लाई करती है कि कोर प्लानिंग की जाए और उसके बाद डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाई जाए। वहीं इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो है अडेप्टिव कम्युनिटी लेड स्ट्रेटजीज में। साथ ही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव एक्शन प्लान है, कोरल रीफ प्रोटेक्शन है, इसके रिगार्डिंग वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन दोनों कंट्रीज़ में फिर भी जो मेजर बैरियर है वो क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस। दोनों ही कंट्रीज मोस्टली जो पब्लिक फंड्स हैं उनके ऊपर रिलाई करती हैं। ऐसे में ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। साथ ही म्यूनसिपल बॉन्ड और जो क्रेडिट एनहेंसमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखो, अगर इंडिया और चाइना ये दोनों नॉलेज एक्सचेंज करती हैं रिगार्डिंग दीज फाइनेंशियल मॉडल्स,
तो जो दोनों कंट्रीज़ का क्लाइमेट रेजिलियंस नॉर्म्स हैं उसको रीसेप कर सकता है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिजास्टर मिटिगेशन और क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी है, इनके रिगार्डिंग दोनों नेशंस हैं उनको एक साथ आना चाहिए, और इससे ओवरऑल जो इंडिया चाइना ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा और ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट रेजिलियंस भी बढ़ पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, आरबीआई जो प्लान कर रहा है कि पॉलीमर नोट्स लॉन्च करेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY 28 से स्टार्ट करेंगे लोअर डिनोमिनेशन यानी ₹10 और 20 के नोट्स में। तो इससे पहले जो आरबीआई ने बोला है कि इसके दो पर्पज़ हैं। पहला तो क्या, ड्यूरेबिलिटी की, भाई जो लाइफ ऑफ पेपर करेंसी है उससे 2 से 4 गुना इनकी लाइफ रहेगी। उससे जो फ्रिक्वेंटली चेंजिंग हैंड है जो लोअर डिनोमिनेशन के, तो उसको एड्रेस किया जा सकेगा। दूसरा जो आरबीआई की करेंसी इशूइंग कैपेसिटी है वो भी इससे ग्रो करेगी। तो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने बोला है कि जो न्यू नोट्स हैं उनका पहले ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट होगा, साथ ही कैसे वो इंडियन क्लाइमेट की को अडेप्ट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट कर पाएंगे, इस पे भी डिपेंड करेगा। हालांकि इससे पहले भी आरबीआई ने जो प्लास्टिक नोट्स को इशू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया था जिसमें ₹10 के 100 करोड़ के नोट्स इशू किए गए थे इन मेगा सिटीज़ लाइक कोची एंड शिमला, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये फेल हो गया था। इसके बाद अगर हम देखें जो नए ट्रायल किए जाएंगे उसमें क्या किया जाएगा, 100 करोड़ के नोट्स छापे जाएंगे ₹10 और ₹20 दोनों के, यानी टोटल 3000 करोड़। तो इसके लिए जो आरबीआई की सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, उसने ग्लोबल टेंडर दिया है कि लगभग 3.5 करोड़ पॉलीमर सीट्स अवेलेबल करवाई जाए। इससे जो प्रोक्योरमेंट है उसको स्केल अप किया जाएगा अगर ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो ये ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि आरबीआई का कंटिन्यूड पुश जिसमें मॉडर्न जो करेंसी मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जा रहा है, साथ ही करेंसी ड्यूरेबिलिटी और करेंसी इशूइंग कैपेसिटी उसको एक्सपांसन किया जा रहा है इंडिया के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसके बाद है सिल्ट इन रिवर्स टू अर्बनाइजेशन की। रिसेंटली देखा गया कि जो केरला में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ उससे वहाँ कोट्टयम और अल्पुजा जैसी सिटीज़ में बहुत हैवी फ्लडिंग देखी गई जिससे 26 लोगों की मौत हो गई, लगभग 27,000 लोग डिस्प्लेस हो गए। तो इसका मेजर इशू था रिवर्स सेडिमेंटेशन कि उससे क्या हो रहा है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और इसका रीज़न था कि 2018 में फ्लड्स और हिल और फॉरेस्ट में लैंडस्लाइड हुई, उसकी वजह से बहुत सारी सिल्ट डिपॉजिट हो गई, सैंड डिपॉजिट हो गई इनटू रिवर बेड, उससे डेल्टा फॉर्म हो गए और जो फ्लड वाटर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इसके अलावा भी देखें तो हम जो डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी सिल्टेशन की वजह से श्रंक हो गई है। 2021 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसने माना कि जो क्लारीकुट्टी है वहाँ पर जो डैम है उसकी 47% ग्रोथ स्टोरेज कम हो गई है पिछले 45 साल में। ऐसे ही अनाइर कनल उस जो डैम है वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 30% रिड्यूस हो गई पिछले 33 साल में। इसके अलावा जो पैडी लैंड है वो भी श्रिंक कर गई है, लगभग 8 लाख हेक्टेयर 1980 में से अभी 2024 में लगभग 1.8 लाख हेक्टेयर ही बची है। और जो वेटलैंड्स हैं वो भी 6000 हेक्टेयर से 3000 हेक्टेयर ही सेम पीरियड में बचे हैं, जो दिखा रहा है कि जो नेचुरल फ्लड बफर्स हैं वो ओवर द टाइम डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ऐसे में एक डेंस नेटवर्क ऑफ कंक्रीट और जो सरफेस है वो उसने नेचुरल हाइड्रोलॉजी को अल्टर कर दिया है, उससे जो पानी एकदम स्पीड से बह के नदियों में चला जाता है और विद इन हार से क्या होता है वाटर लेवल रेज करके फ्लड्स आ जाती हैं। तो केरला के सीएम हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि अर्जेंटली जो वो रिवर्स है और डैम्स हैं उनकी डीसिल्टिंग की जाए, साथ ही एक एसेट रजिस्टर मेंटेन किया जाए जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं उनके रिगार्डिंग, और लैंड ऑडिटिंग पे फोकस किया जाए ताकि जो लोकल एंड लैंड एनक्रोचमेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा सैंड माइनिंग को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है जितने भी रिवर्स रिजर्वोयर्स हैं उनमें, ताकि जो
इससे डीसिल्टिंग मेजर्स हैं वो भी परफॉर्म किया जाए और स्टेट के लिए रेवेन्यू सोर्स भी बने ये। ठीक है। अर्लियर जो माइनिंग है वो बिल्कुल वाइड स्प्रेड थी, लेकिन अभी काफ़ी पिछले एक दशक में एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जो सैंड माइनिंग है उसको बैन कर दिया गया। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जो केरला में फ्लड्स आई हैं वो रेन इंटेंसिटी की वजह से कम आई हैं, जबकि ह्यूमन ड्रिवन चेंजेज हैं उनकी वजह से ज़्यादा आई हैं। जैसे रिवर्स और डैम्स वो हैं सेडिमेंट्स की वजह से चौक हो गए, वेटलैंड्स वैनिश कर गई हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। तो ऐसे में डीसिल्टिंग, वेटलैंड प्रोटेक्शन और जो लैंड यूज रेगुलेशंस हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं, नॉट जस्ट इमरजेंसी फ्लड रिस्पॉन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे जो अनयूजुअल बल्क परचेजेस देखे गए हैं ऑफ फिजिकल बुक्स, और जिनको जब बाद में ट्रेस किया गया तो पता चला कि काफ़ी सारी एआई फर्म्स लाइक एंथ्रोपिक ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जो बुक्स हैं उनको अनवाइंड करके डिजिटलाइज किया जा सके। तो ये डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंटेंट है वो डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन जो बुक्स का ओरिजिनल कंटेंट है या ड्यूरेबिलिटी है या बुक्स की रेवेन्यू शेयरिंग है वो इम्पेक्ट हो रही है। अब देखो एआई जनरेटेड कंटेंट डे बाय डे फ्लरिश कर रहा है, लेकिन इससे कॉपीराइट डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं, और जो एआई फर्म्स हैं वो क्लीन ह्यूमन रिटर्न ट्रेनिंग डेटा जनरेट करने पे फोकस कर रही है। अब डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग क्या होता है कि एक जो बुक है उसको अनवाइंड करो, ठीक है, उसके बाद उसको एक ऑटोमेटेड स्कैनर के थ्रू पास करो जिससे हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस हो। सिमिलरली ये देखा गया है कि जो एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट पनामा है उसमें मिलियंस ऑफ फिजिकल बुक्स को बाई किया गया, उनकी बाइंडिंग को रिमूव किया गया और उसके बाद स्कैन किया गया, और उससे फिर एक मैसिव ट्रेनिंग डेटा सेट को प्रिपेयर किया जा रहा है। अब देखो इंडिया के जो सेक्शन 52 है कॉपीराइट्स एक्ट 1957, ये भी इसके रिगार्डिंग लीगली अनसेटल्ड है कि क्या लार्ज स्केल बुक डिजिटलाइजेशन फॉर ट्रेनिंग एआई डेटा ये परमिट है कि नहीं है, क्या ये अलाउड है कि नहीं है। तो ऐसे में पहले भी जैसे नॉन प्रॉफिट इंटरनेट आर्काइव किया जाता था जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग की जाती थी ताकि ओरिजिनल जो कॉपीज है उसको प्रिजर्व किया जा सके, लेकिन अभी जो हो रहा है जहाँ कॉमर्शियल एआई ट्रेनिंग डेटा के लिए बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग की जा रही है वो बिल्कुल अलग है। सिमिलर जो एक इशू है वो 2000 एरा में डिजिटलाइजेशन के टाइम भी देखा गया जहाँ गूगल्स बुक्स के रिगार्डिंग डिस्प्यूट आया, जहाँ ये जो हाँ, सालों तक लिटिगेशन चली इसके रिगार्डिंग कि जो एआई ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन ये आज का जो एआई ट्रेनिंग पर्पज़ है उससे गूगल सर्च का जो इशू था वो थोड़ा अलग था। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग है वो उससे हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे इंडिया में फेयर डीलिंग एक्सेप्शन है उसके रिगार्डिंग अभी लीगली स्टेटस अनसेटल्ड है। तो ये एक तरीके से आगे आने वाले दिनों में ओपन और कंटेस्टेड इशू रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील के रिगार्डिंग है कि क्या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रेड डील नेगोशिएशन फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि जो यूएस ट्रंप टैरिफ पॉलिसीज़ है वो यूनिलेटरल है और उनका अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। तो देखो इसमें इशू क्या है कि यूएस ने अराउंड 50% टैरिफ इम्पोज कर दिए थे इंडिया के ऊपर बिफोर विड्रॉल, लेकिन इसकी वजह से इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे एक्सपोर्ट और स्पोर्ट्स और टेक्सटाइल उनको हैवी लॉस हुआ था 2025-26 में। साथ ही ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इंडियन फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे फ्रॉम 2028 और अगले एक साल में इसको बढ़ा के 200% कर देंगे अगर प्रोडक्शन है वो यूएस में शिफ्ट नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई जो
इंडिया के चीप इंडियन जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री है वो यूएस हेल्थ जो मार्केट है उसका एक्सेस धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं इन कनाडा भी देखें तो यूएस ने यूएसएमसीए जो डील थी वो शायद ट्रंप ने साइन की थी। इसके बाद ही 50% टैरिफ है वो सेक्शन 338 में लगाए गए। 12.5% टैरिफ उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के नाम पे लगाए। 12.5 अंडर सेक्शन 232 लगाए। तो वो दिखा रहा है कि भाई ये जो ट्रेड डील्स हैं वो भी लिटिल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में यूएस ने बोला कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो भी अनफेयर एडवांटेज दे रहा है कंपेयर टू अदर पेमेंट सिस्टम। तो इससे एक रिटालिएटरी टैरिफ का फियर रेज हो रहा है। जैसा कि ब्राज़ील के पिक सिस्टम पे यूएस ने टैरिफ लगाए थे तो वैसे टैरिफ यूपीआई सिस्टम पे भी लग सकते हैं। अब देखो जो टैरिफ पॉलिसी है वो ऐसा लग रहा है कि एक रेवेन्यू रेजिंग टूल बन गया है यूएस के लिए। साथ ही जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रीशोरिंग का मतलब वापस यूएस में बुलाने का तरीका हो गया है। इवन इफ़ कोई एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे में इंडिया को बिल्कुल ट्रेड डील पे बात करनी चाहिए इन गुड फेथ। लेकिन एट द सेम टाइम जो जैसे रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग फ्रेश टैरिफ लग सकते हैं तो इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। तो हमारे पास बेटर स्ट्रेटजी क्या है कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है जैसे यूके ईयू और अदर पार्टनर इनके साथ डाइवर्सिफाई करो। सिमिलरली ऐसा चाइना ऑलरेडी कर चुका है और इससे ओवरऑल जो यूएस डील के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने की ज़रूरत है। हालांकि एक चीज़ अभी भी इंडिया के केस में काफ़ी सही है वो है कि जो ट्रेड इन सर्विसेज है उसको अभी तक यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है उसने सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ऑफ यूएस ट्रेड पॉलिसी क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कंसर्न देखे गए तो ऐसे में उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें या उनके कमिटमेंट पे भरोसा कर सकें वो थोड़ा मतलब एक फॉर्मल बायलैटरल डील के हिसाब से मतलब उसको उसकी वैल्यू को अंडरमाइन करता है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि यूनिलैटरल अनप्रिडिक्टेबल और डोमेस्टिक ड्रिवन जो यूएस ट्रेड पॉलिसी है तो उनको काउंटर करने के लिए हमें अपने ट्रेड रिलेशनशिप हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और एट द सेम टाइम इंडिया को क्या अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज के डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।